आज से 600 ईसा पूर्व ग्रीस देश में एक फिलोसोफर हुआ करते थे, थेल्स। उन्होंने देखा था कि एम्बर, जो कि पेड़ की राल का एक जीवाश्म होता था या एक तरह का रेजिन होता था, सूखने के बाद वो एक कठोर अर्धपारदर्शी एक ठोस बनाता था जिसका प्रयोग गहनों में उस समय किया जाता था। तो उन्होंने देखा कि जब एम्बर को रेशम या ऊन से रगड़ा जाता है तो उसमें पंख या तिनके जैसे हल्की चीज़ों को आकर्षित करने की शक्ति आ जाती है। इसके पीछे क्या कारण था उसे वो अच्छे सही से समझा नहीं सके। उस समय उन्होंने ये कहा था कि ये इसमें कुछ रगड़ने से जो है इसमें आत्माएं आ जाती हैं या आत्माएं सक्रिय हो जाती हैं और उसके कारण जो है ऐसा होता है। प्राचीन काल में ग्रीस को यूनान कहा जाता था, तो यूनानी भाषा में एम्बर को इलेक्ट्रॉन कहा जाता था, जिससे आज का इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रिसिटी शब्द आया है। इसके साथ ही साथ जो है मैग्नेटिज्म के बारे में भी लोग सोचा करते थे और मैग्नेट क्या है, ये कैसे काम करता है, इसके बारे में भी दार्शनिक और वैज्ञानिक समझने का प्रयास कर रहे थे। तो 13वीं शताब्दी में फ्रांस में एक वैज्ञानिक हुए थे जिनका नाम पीटर पेरिग्रिनस था। तो इन्होंने क्या कहा था वो देखते हैं। इन्होंने सबसे पहले बताया कि चुंबक में एक उत्तरी ध्रुव होता है और एक दक्षिणी ध्रुव होता है और समान ध्रुव एक दूसरे को दूर धकेलते हैं और विपरीत ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। इसके बाद और अगर चुंबक को तोड़ दिया जाए तो वे अलग अलग दो स्वतंत्र चुंबकों में बदल जाते हैं, जिसमें से हर एक के पास अपना साउथ और नॉर्थ पोल होता है। अब यहाँ पे मैग्नेटिज्म की बात क्यों हो रही है? वो इसलिए क्योंकि मैग्नेटिज्म भी जो है वो इस कहानी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और इलेक्ट्रिसिटिज्म से जुड़ा हुआ है। इसके बाद इस कड़ी में अगले वैज्ञानिक थे विलियम गिलबर्ट्स, जो इंग्लैंड में रहते थे। इन्हें फादर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म कहा जाता है। 1600 में इन्होंने एक बुक लिखी डी मैग्नेटे, जिसमें अर्थ को इन्होंने एक बड़ा मैग्नेट बताया। इन्होंने बताया कि सिर्फ अंबर ही नहीं बल्कि दूसरी वस्तुएं भी जो हैं उनको रगड़ने पर वो दूसरी छोटी वस्तुओं को अपनी तरफ आकर्षित करती हैं, जैसे सल्फर और गंधक। और उन वस्तुओं को उन्होंने इलेक्ट्रिकस कहा। इलेक्ट्रिसिटी वर्ल्ड भी उन्हीं का दिया हुआ है, यानी कि फ्रिक्शन से चीज़ों के अंदर जो ये अट्रैक्शन पावर आ जाती थी हल्की और छोटी वस्तुओं को अपनी तरफ खींचने की, उस बल को उन्होंने इलेक्ट्रिकस नाम दिया। इन्होंने ये भी बताया कि चुंबकत्व और विद्युत दोनों अलग अलग फिनोमिना हैं। 1600 में इन्होंने दुनिया का पहला इलेक्ट्रोस्कोप बनाया जिसे इन्होंने वर्सोरियम कहा। तो इलेक्ट्रोस्कोप क्या होता है? इलेक्ट्रोस्कोप इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। ये बताता था कि कोई वस्तु चार्ज्ड है या नहीं। ये इसका चित्र है। ये कंपास की तरह होता था, लेकिन इसमें जो नीडल होती थी वो मैग्नेट की नहीं बनी होती थी, बल्कि एक उदासीन धातु से बनी होती थी। धातुओं में भी फ्रिक्शन से चार्ज पैदा किया जा सकता है, लेकिन वो
धातुओं के कंडक्टिव होने के कारण एक जगह पे स्थिर नहीं रहता और धातुओं में बह जाता है। इसमें ये जो सुई होती थी वो एक नुकीले स्टैंड पर टिकी होती थी और किसी भी दिशा में मुड़ने के लिए स्वतंत्र होती थी। तो ये कैसे काम करता था? जब हम किसी वस्तु को जैसे एम्बर की छड़ है या कोई कंघी है या कोई प्लास्टिक की वस्तु है, तो उसको जब हम रेशम या बालों से रगड़ते थे तो उस पे एक इलेक्ट्रिक चार्ज जमा हो जाता था। फिर इस इलेक्ट्रिक चार्ज्ड वस्तु को वर्सोरियम की सुई के एक सिरे के पास लाते थे, तो वह सुई के भीतर के इलेक्ट्रॉनों को प्रभावित करती थी। अगर वस्तु पॉजिटिव चार्ज हो रखी है तो वह सुई के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचती थी। यदि वस्तु नेगेटिव चार्ज है तो वह इलेक्ट्रॉनों को धक्का देती थी। किसके इलेक्ट्रॉन? वर्सोरियम के निडल के इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पे मैं चार्जेस के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। एटम जो होता है, एटम में एक न्यूक्लियस होता है जिसमें पॉजिटिव चार्ज होता है और उसके चारों तरफ जो इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं उसमें नेगेटिव चार्ज होता है। जब किसी एटम से इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं तो उस एटम पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और जब उस एटम में कुछ इलेक्ट्रॉन बाहर से आ जाते हैं तो तब उस एटम पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है। उस समय एटम्स के बारे में पता नहीं था और ना ही उसकी संरचना के बारे में, आवेश के बारे में भी पता नहीं था कि ये पॉजिटिव होते हैं, नेगेटिव होते हैं। इन सब के बारे में जानकारी अभी किसी को नहीं थी। तो वर्सोरियम की सुई के नज़दीक लाई गई वस्तु चाहे पॉजिटिवली चार्ज हो या नेगेटिवली चार्ज्ड हो, अब दोनों ही मामलों में सुई का वह सिरा जो होगा वो वस्तु की ओर आकर्षित होगा और सुई उस वस्तु की तरफ जाने लगेगी, घूमने लगेगी। अब इसकी वर्किंग को हम डिटेल में समझते हैं। हम एक वर्सोरियम लेते हैं, इसको हम खुद भी बना सकते हैं। अब हम एक वस्तु को लेते हैं और उसको हम फ्रिक्शन से उस पर हम चार्ज लेकर आते हैं और उसको वर्सोरियम के तीर वाले सिरे की ओर ले जाते हैं। चार्ज वस्तु पे कोई सा भी आ सकता है, पॉजिटिव या नेगेटिव। अब जिस वस्तु पर पॉजिटिव चार्ज है तो वो क्या करेगा कि नेगेटिव चार्ज को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। नेगेटिव वाली चार्ज किसके? ये जो वर्सोरियम है, वर्सोरियम के तीर वाले सिरे के। जैसे ही हम उस वस्तु को तीर की तरफ लाएंगे वर्सोरियम की, तो वो जो चार्ज है जो अभी समान रूप से पूरे उस निडल में फैला है, तो उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, वो एक एंड की तरफ, तीर की तरफ वो जाने लगेंगे और वस्तु की तरफ आकर्षित होने लगेंगे या वस्तु को अपनी तरफ आकर्षित करने की कोशिश करने लगेंगे। जबकि सुई के दूसरे सिरे की ओर इलेक्ट्रॉनों की कमी होने के कारण वहाँ पे पॉजिटिव चार्ज जमा हो जाएगा। अब दूसरा केस लेते हैं। अगर वस्तु नेगेटिवली चार्ज है तो होगा ये कि नेगेटिव नेगेटिव वस्तु के जो नेगेटिव हैं वो वर्सोरियम की जो तीर वाला जो सिरा है उसके नेगेटिव चार्जेस को क्या करेंगे, दूर धकेलेंगे, जिससे वो दूर चले जाएंगे तीर के पीछे वाले सिरे की तरफ। अब यहाँ पे ज़रूरी नहीं कि सारे के सारे नेगेटिव चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन्स, वो सारे के सारे जो हैं एटम्स को छोड़ के चले जाएं। एक इलेक्ट्रॉन भी जो है अगर चला जाता है किसी एटम से तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। अब तीर वाले सिरे पे क्या होगा, यहाँ पे जो न्यूक्लियस रहेंगे, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन के जाने से जो पॉजिटिवली चार्ज हो गए हैं एटम्स, तो वो जो है अब वस्तु के नेगेटिव
जो चार्जेस हैं यानी कि इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको आकर्षित करेंगे या उनकी तरफ आकर्षित होंगे, क्योंकि जो वर्सोरियम निडल है वो मूवेबल है, तो यही जो है वस्तु की तरफ जाएगी। तीर के पिछले हिस्से में इलेक्ट्रॉन्स की अधिकता रहेगी। हालांकि ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये एटम्स के साथ उसके अंदर नहीं जाएंगे, उसके कोलाइड नहीं करेंगे वो, क्योंकि धातु में इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, बह सकते हैं। फिर दोबारा से पॉजिटिवली चार्ज वस्तु को अगर हम तीर की तरफ लाएंगे तो फिर इससे ये इलेक्ट्रॉन वापस उधर आ जाएंगे और फिर तीर की तरफ इनकी अधिकता हो जाएगी। तो इस तरह से जो है ये वर्सोरियम काम करता था। गिलबर्ट ने इस अट्रैक्शन फोर्स का कारण ये बताया कि जो वस्तुएं होती हैं जब हम उन्हें फ्रिक्शन करते हैं तो उनके कारण उनमें कोई फ्लूइड आ जाता है या उनसे कोई फ्लूइड चला जाता है, जिसकी कमी या अधिकता से वस्तुओं में एक प्रकार की अट्रैक्शन पावर आ जाती है। इस फ्लूइड को उन्होंने इलेक्ट्रिक फ्लूइड कहा और इस कॉन्सेप्ट को इलेक्ट्रिक फ्लूइड कॉन्सेप्ट कहते हैं। तो विलियम गिलबर्ट्स के बाद इस कहानी में जो अगले साइंटिस्ट हैं वो हैं ऑटो वॉन गैरिक। ये 17वीं शताब्दी के एक महान जर्मन वैज्ञानिक थे और इन्होंने विज्ञान के क्षेत्र में विशेष रूप से वायुमंडलीय दबाव और निर्वात को समझने में क्रांतिकारी योगदान दिया था। तो इनके बारे में समझेंगे लेकिन अगले वीडियो में।